કેમ just છો would મજામાં? like to interrupt here, ma'am. This is a webinar mode, right? So if the students have any questions, they can just write in the chat box, and Yes, yes, we definitely. can address the queries later on at the end Sure, of the sure, session. sir. Okay, okay, All thank you, ma'am. right. Thank you, sir. Thank you so much. Hello, everyone. Good morning. I hope તમે બધા મજામાં છો. Yes, I am CS Parshvi Parekh, and today I'll be guiding you on how to prepare for CS exams. चलिए तो आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ किस तरीके से हमारा जो फ्लो है आज के इस सेशन का वो रहने वाला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. पूरा सेशन आपने अटेंड करना है और आई एम श्योर दैट दिस सेशन वुड हेल्प यू टू be as a tool to guide you all throughout your preparation and your exams. सबसे पहले मैं आपके साथ रोड मैप शेयर करना चाहूंगी. हम लोग जो अभी 45 डेज बचे हैं उसको हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, पहले हम वो बात करेंगे. उसके बाद वील मूव फॉरवर्ड टू द रिविजन्स कि कैसे रिविजन करना है, कैसे सेल्फ स्टडी करना है, जिससे आप एक्चुअल में जो अच्छे से जिसको रिवीजन बोलते हैं वो कर सके और आपके एग्जाम्स क्लियर कर सके. उसके बाद जब हम पेपर लिखते हैं तो क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, हाउ you should write your answers, how should be the presentation, we'll talk on that. And we'll also analyze a ICSI certified copy of a student, जिससे हमें आइडिया आएगा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं, क्योंकि किसी और का जो आंसर शीट है ना वो देख के अलग ही लेवल का ऐसा पता चलता है कि अच्छा ऐसे स्टूडेंट्स लिखते हैं, क्योंकि हम तो नहीं देख सकते ना, हमें तो हमारा ही पता है कि हम कैसे आंसर्स लिखते हैं. तो हम वो भी एक बार एनालाइज करेंगे. और लास्ट में जो लास्ट के 15 मिनट्स रहेंगे, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नॉट मिस इट, बिकॉज वहां पर हम जो अल्टीमेट पुश चाहिए ना कि नहीं अब तो करना ही है, वो वाली बातें हम लोग लास्ट में करेंगे. दैट वुड बी मोटिवेशन. Yes, all right. So let's start. Let's start with today's session, starting with the first one, that is the study plan. अभी मैं आपको ये नहीं बताना चाहती हूँ कि आपको कब पढ़ना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, बिकॉज आई नो कि सारे स्टूडेंट्स का पढ़ने का टाइम, उठने का टाइम अलग अलग होता है. किसी को दिन में अच्छे से पढ़ाई होती है, किसी की रात में अच्छे से पढ़ाई होती है. यस, बट आई एम हियर टू टेल यू, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है. अगर आज से भी आप आपकी पढ़ाई चालू करते हैं तो यस, यू स्टिल हैव 45 डेज इन योर हैंड. हमारी एग्जाम लेट्स से 1 जून से चालू हो रही है. एक दिन मतलब हमारे पास तो इस बार बोनस है, 2 जून से हमारी एग्जाम होने वाली है. यस, तो अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर करते हैं और आज से भी अगर आप शुरुआत करते हैं, आपके सेल्फ स्टडी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, not the classes, not the things that you are watching on YouTube, not the marathons, nothing, just about the your self study, your plan, your actual revisions, your actual पढ़ाई जो हम खुद से करते हैं, क्योंकि जो खुद से की हुई पढ़ाई है ना वही अल्टीमेटली काम आती है. तो जो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो सिर्फ सिंगल ग्रुप देने वाले हैं, अगर आज से भी हम बात करें तो हर एक सब्जेक्ट को थॉरोली रिवाइज करने के लिए, खुद से पढ़ने के लिए यू हैव 8 डेज. हर एक सब्जेक्ट अगर आप 8 डेज के स्लॉट में भी खत्म करते हैं तो भी 32 डेज उसमें लग जाएंगे. उसके बाद भी आपके पास 8 डेज बचेंगे, जहां पर हर एक सब्जेक्ट को अगर आप 2-2 दिन देते हैं तो उससे आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी. क्योंकि हमें 2 दिन में इसीलिए पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना होता है क्योंकि एग्जाम के पहले तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और कई बार तो 24 घंटे भी नहीं होते. अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो बहुत कम टाइम होता है. यस, सो ऐसे करके 40 डेज के अंदर आप सिंगल ग्रुप कर सकते हैं. अब व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए. मेरा सजेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट जब हम बार बार पढ़ते हैं ना, एक तो हमें बोर हो जाता है और दूसरा ना कि बाकी जो सब्जेक्ट्स है उससे हमारा लिंक ही छूट जाता है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज स्टडी 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे. हो सकता है कि एक सब्जेक्ट को आप 80% ऑफ द टाइम पढ़े और दूसरे सब्जेक्ट को 20% ऑफ योर टाइम अलॉट करें. वट एवर सूट्स यू. बट इफ यू आर समवन जो ये सोच रहा है कि पास होंगे या नहीं होंगे, अच्छे से रिवीजन होगा या नहीं होगा, तो आई एम हियर टू टेल यू कि हो जाएगा. यस, अच्छा, और प्रैक्टिकली बता रही हूँ ना कि 8 दिन एक सब्जेक्ट को, आई गेस यश सर वुड ऑल्सो अग्री, पॉसिबल है.
Yes, ओके, yes, it is possible, ma'am. अब हम बात करते हैं बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स की। ऑब्वियसली जब हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हमें बोथ ग्रुप्स देने हैं, तो हमारा माइंडसेट ही थोड़ा वैसा होता है। 3 महीने पहले से पढ़ाई एकदम फुल फ्लेज में चालू हो जाती है। तो बोथ ग्रुप्स का आई नो, जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे होंगे टू गिव बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, तो आप लोगों के पास हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से थारली रिवाइज करने के लिए 4 दिन है। और ऐसे करके आपके 32 डेज हो जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट को आप 4 डेज में थारली रिवाइज कर सकते हैं। यस। और उसके बाद भी हर एक सब्जेक्ट को फिर से फाइनल रिवीजन करने के लिए आपके पास 1.5 डेज रहेगा टू रिवाइज ऑल द 8 सब्जेक्ट्स। यस। तो ऐसे करके आप आपकी पढ़ाई प्लान कर सकते हैं। बट पार्श्वी दीदी, क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई कैसे चालू करें। मतलब जब हम कोई सब्जेक्ट खोलते हैं ना, इतने सारे चैप्टर्स देखते हैं ना, समझ ही नहीं आता कौन से चैप्टर से चालू करें। ऐसे हाथ रखते सोचे आज से ना ये चैप्टर करना है, ऐसा नहीं करना है। वॉट यू शुड डू इज स्टार्ट विद द चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि कंपनी लॉ के अंदर से मीटिंग्स है, या फिर मिनट्स मीटिंग्स वाला चैप्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर है जिसमें पावर्स ऑफ द बोर्ड्स है। ऐसे जो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो हमें पहले कवर करना है। उसके बाद मूव फॉरवर्ड टू इजी चैप्टर्स। इसे हम गुज्जू लैंग्वेज में लड्डू चैप्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हम हमारी सारी चीजें खाने पीने से एसोसिएट करते हैं। तो जो एकदम इजी चैप्टर्स है, जो आपको पता है कि 2 घंटे में पूरे हो जाएंगे, 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, ऐसे चैप्टर्स पे फोकस करिए। आप जब मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर्स दोनों कर लोगे ना, आपको ये पता चलेगा कि 60% तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है सिलेबस, और वो भी काफी कम टाइम में। यस। और उसके बाद लास्ट में हमें ऐसे चैप्टर्स करने हैं जिसका वेटेज थोड़ा कम है, या जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पास्ट एग्जाम पेपर्स देख रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है जहां से बहुत चीजें नहीं आती है लेकिन लेंदी है, या फिर ऐसे चैप्टर्स जिसका वेटेज ही बहुत कम है। तो यू कैन जस्ट रीड इट वंस एंड यू विल बी थॉरो विथ इट। यस। अच्छा, रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद फिर से अच्छे से रिवाइज कीजिए। हम क्या करते हैं, रिवाइज हो गया, खत्म हो गया। मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे रिवाइज करना है, लेकिन रिवाइज करना जरूरी है। अच्छा, और पास्ट एग्जाम पेपर्स जो आईसीएसआई के वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। आईसीएसआई और द इंस्टीट्यूट टेक्स सो मेनी एफर्ट्स जो हमें पता ही नहीं होता है। यस। जैसे ही आप गूगल सर्च करते हैं आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स, आपको जितने भी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स है वो मिल जाते हैं। साथ ही उन्होंने आईसीएसआई ने जो सजेस्ट किया है वो सारे आंसर्स मिल जाते हैं, एंड इट्स फ्री टू डाउनलोड। तो ऑब्वियसली टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस योरसेल्फ। जब आप एक चैप्टर पढ़ लेना, उसका एटलीस्ट एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखो। दीदी क्वेश्चन कहाँ से लेकर आए, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन से, या फिर आपके मॉड्यूल के पीछे भी कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। यस, वहां से आप कर सकते हो, या फिर कोई फुल कोर्स पेपर खुद से सॉल्व करके देखो। इट विल हेल्प यू टू गेन मोर कॉन्फिडेंस ऑन दैट चैप्टर, ऑन दैट सब्जेक्ट। अच्छा, अगर ये समझ आ चुका होगा तो आई विल मूव फॉरवर्ड कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, या रिविजन्स कैसे करने चाहिए। कितने लोगों को ऐसा होता है कि दीदी हमें पता ही नहीं रिवीजन कैसे करना है, हम बार बार वो पढ़ते हैं, 4 दिन बाद जब फिर से बुक खोलते हैं याद ही नहीं आता 4 दिन पहले क्या पढ़ा था। क्या ऐसे आपके साथ होता है? ये एज अ स्टूडेंट मैंने भी गलती कर ली है। मैं क्या करती थी कि ये चैप्टर पढ़ा, चलो आगे बढ़ो, फिर ये चैप्टर पढ़ा, आगे बढ़ो। लेकिन फिर जब 10 दिन बाद फिर से वो चैप्टर पे जाती थी ना, कुछ भी याद नहीं है। होता है आपके साथ भी? यस। सो नाउ हाउ टू डू रिविजन्स एंड हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। देखो, व्हाट वी डू इज, हम लोग बुक खोलते हैं, पढ़ते हैं, वी डू रीडिंग, वी रिवाइज, वी रीड, वी रिवाइज, ऐसा ही करते हैं। क्या कभी हमने ऐसा किया है कि बुक खोला, रिवाइज किया, बुक बंद करके रिकॉल करने की कोशिश की कि अच्छा ये ऐसा होगा, अच्छा इसमें ये था। सपोज सेक्शन 135 ऑफ सीएसआर ऑफ कंपनीज एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, सीएसआर में ये चीजें दी है, ये चीजें दी है। कब आपने, जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, कि कब आपने बुक बंद करके रिकॉल किया होगा? दीदी टाइम ही नहीं होता इतना।
टाइम ही नहीं होता, हमें ऐसे लगता है कि फटाफट रिवीजन करो, खत्म करो। इसीलिए तो हमें ना 3 या 4 रिविजन्स लगती है। मैं आपको यहाँ पर आज एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ, एक ही रिवीजन करोगे सफिशिएंट है, कोई 4-4 5-5 बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। रिवाइज 1 टाइम, बट ऐसे रिवाइज करो ना कि सारी चीजें आपको थॉरो हो जाए, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उतनी अच्छी रिवीजन होनी चाहिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं? रीड किया, रिवाइज किया, बुक बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो, सिर्फ जो की वर्ड्स है, जो सिर्फ की पॉइंट्स है, वो याद करने की कोशिश करो। यस, एंड यू विल बी थॉरो विथ इट। यू विल नो द पॉइंट्स, यू विल नो कि आपको क्या याद नहीं आया। फिर से बुक खोल के रीड कर लो यार, क्या क्या चीजें पॉइंट नहीं आया, देख लिया एक बार, हो गया, फिर आगे बढ़ो। So while revising, सबसे पहले तो we'll start with the scoring chapters, we'll start with the easy chapters, उसके बाद important chapters, और लास्ट में not so important या बहुत ही ज्यादा लेंदी चैप्टर आपको कोई लग रहा है तो वो आप लास्ट के लिए भी रख सकते हो। yes, अच्छा, how to revise। सबसे पहले we picked up a chapter। हम लोगों ने जब रीड कर रहे थे उसके जो हाइलाइट्स है, उसके जो कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट किया, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मार्क करके रखा, बुक बंद की, रिकॉल किया, रिपीट किया। कुछ चीजें ऐसी थी जो याद नहीं आ रही थी, फिर से बुक खोल के रिपीट कर ली, रिवाइज कर ली फिर से। और अगर आप और एक एक्स्ट्रा एज मुझसे पूछोगे, बिकॉज ये दिल मांगे मोर, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप एक क्वेश्चन तो भी खुद से लिख कर देखिए, खुद से राइटिंग प्रैक्टिस करके देखिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोग ना राइटिंग प्रैक्टिस वाला पार्ट स्किप कर देते हैं। हम लोग सोचते कि एग्जाम में देखा जाएगा जो होगा, थोड़ा खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं कभी कभी, है ना? यस, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चंस तो खुद से सॉल्व करने ही है। यस, अच्छा, जब अगर आज सपोज आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद 10 दिन बाद आपको फिर से उसको रिवाइज करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी प्लान जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बोला एक बार आपका रिवीजन हो गया, फाइनल रिवीजन के पास आपके लिए 2 दिन है। यस, 2 दिन में आपको वो पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, वो पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो अब जो आपका रिवीजन रहेगा वो काफी ज्यादा क्विक रहेगा, काफी ब्रीफ रहेगा, आपको सारी चीजें याद आते जाएगी अगर आपने रिकॉल किया होगा। अब मुझे पता है कि आपका क्वेश्चन क्या होगा, दीदी ये सब करने के लिए कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी? यस, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी that don't count the hours that you study, count the syllabus। अगर आप स्टडी टारगेट रख रहे हो कि आज मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, ये गलत है। आज मैं कंपनी लॉ का चैप्टर 1 चैप्टर 2 खत्म करूंगा, दिस इज करेक्ट वे ऑफ सेटिंग योर टारगेट। यस, हमें घंटों में पढ़ाई नहीं करनी है। लोग कहते हैं अरे मैं तो 12 घंटे पढ़ाई करती हूँ, मैं तो 15 घंटे पढ़ाई करती हूँ। आप क्या सिलेबस पढ़ाई कर रहे हो? क्या आपके टारगेट्स है? क्या वो आप जब तक अचीव नहीं कर लेते, सपोज आपने बोला कि आज तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म करना ही है, तो सुबह से लेकर शाम हो जाए फिर भी हमारा जो टारगेट है वो हो जाना चाहिए। तो आवर्स काउंट नहीं करना है, हमारा जो टारगेट है उसको हमें देखना है और उसको अचीव करना है। यस, यस एवरीवन, ओके। और 45 डेज में आप कैसे कर सकते हो ये भी मैंने आपके साथ सेशन के स्टार्ट में शेयर कर दिया है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि दीदी टाइम है क्या उतना हमारे पास, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शोन यू दैट द टाइम इज नाउ। ओके, अब जब हमारा रिवीजन अच्छे से हो चुका है, जब हमने थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस कर लिया है, अब मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब हम लोग पेपर लिखते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होती है जो हम सोच रहे होते हैं, कभी कभार थोड़ा पैनिक कर लेते हैं, लेकिन क्या जो इंस्टीट्यूट है उसको पता है कि आपका नाम क्या है? नहीं। अगर आप ये कहना चाहो कि दीदी आप हमें नहीं जानते, आपको नहीं पता है कि हमारे पापा कौन है, तो ये चीज हम इंस्टीट्यूट को नहीं बोल सकते ना यार। उनको क्या दिख रहा है? उनको सिर्फ और सिर्फ हमारी आंसर शीट दिख रही है।
ये आंसर शीट के भरोसे वो आपको जज करने वाले हैं, वो ये जज करने वाले, वो ये डिसाइड करने वाले हैं कि आप ये पेपर में पास होगे या नहीं होगे। तो उसको आपको एक एसेट के जैसे ट्रीट करना है, आपको इतने अच्छे से उसको लिखना है कि इंस्टीट्यूट खुद से बोले जा जी ले अपनी जिंदगी, हो जा पास। ऐसे इंस्टीट्यूट ने बोलना चाहिए, और इंस्टीट्यूट मार्क्स देती है। मुझे तो लगा था कि बस 60 to 65 मार्क्स मिलते होंगे स्टूडेंट्स को, आजकल मैं सुनती हूँ कि 90 मार्क्स तक भी मिलते हैं। मैंने तो कभी, मतलब मेरे स्टूडेंट लाइफ में मेरा कभी ये टारगेट था ही नहीं कि मुझे 90 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि इंस्टीट्यूट इतने मार्क्स तो दे ही नहीं सकती है। बट कैसे दे सकती है, आज वो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। So your presentation matters the most in writing your answers. While you're writing your answers, जब हम खुद पैनिक होते हैं ना, वो पैनिकनेस हमारे आंसर शीट में नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिख गई तो गए, और अगर हम उसको बहुत अच्छी तरीके से छुपा पाए, कॉन्फिडेंटली हम लोगों ने हमारे आंसर्स को लिखा, तो हमें मार्क्स मिलने ही वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आप ऐसे क्वेश्चन से चालू कीजिए आपका जो आंसर शीट है, जो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आता हो, बहुत अच्छे से आता हो। चाहे हो सकता है वो क्वेश्चन 2 हो, चाहे हो सकता है वो पार्ट बी हो, चाहे हो सकता है वो क्वेश्चन 4 हो। यस, वहां से शुरुआत कीजिए जहां से आपको बनता हो, जहां से आपको सबसे सही से आंसर आता हो। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। अगर पहले ही चेक करते करते एग्जाम चेकर ने देख लिया कि हाँ आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको, उनका उनके माइंड में ये इमेज बन जाएगा कि इनको आंसर्स आते हैं, वो आपको ऊपर ऊपर से देखकर भी मार्क्स दे देंगे, सच कह रही हूँ। तो फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। तो हम सबसे पहले कौन से आंसर सॉल्व करेंगे जो हमें सबसे आता है। सपोज आपने क्वेश्चन 4 से शुरुआत की, अब आपको पता है कि क्वेश्चन 4 के भी 4 सब क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 4 A B C D। तो अब हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले हमने क्वेश्चन 4 C लिखा, फिर हमने क्वेश्चन 4 A लिखा? नहीं, हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है सब क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन 4 लिख रहे हो तो पहले क्वेश्चन 4 का A लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन 4 का B, क्वेश्चन 4 का C, और लास्ट में क्वेश्चन 4 का D। उसके बाद कोई और क्वेश्चन पे शिफ्ट होना है, क्योंकि जितना आसान हम एग्जाम चेकर का काम करेंगे, उतनी जितनी कम दिक्कत हम उनको देंगे, उतने ज्यादा मार्क्स वो हमें देगा। ये सिंपल लॉजिक है ना। हम लोग पैसे किसके देते हैं? कन्वीनियंस के। हम लोग पैसे चार्ज क्यों करते हैं? कन्वीनियंस के, कि आपको कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए हम आपके लिए ऐसा करके रखे हैं। यस, तो फॉलो द सीक्वेंस फॉर सब क्वेश्चंस। दूसरा है अंडरलाइन द कीवर्ड्स। लेकिन ये अंडरलाइन ना ऐसा बढ़िया अलग से पेंसिल लेकर, पेन नीचे रख के, पेंसिल उठा के फिर से अंडरलाइन करने जितना टाइम हमारे पास नहीं है। जो पेन से आप लिख रहे हो वही पेन से अंडरलाइन करते चलो। जब आंसर लिख रहे हो तभी अंडरलाइन कर दो। सपोज आपने कोई सेक्शन नंबर कोट किया है, बहुत बड़ी चीज है, अंडरलाइन करो। सपोज आपने कोई फॉर्म कोट किया है आपके पेपर में, अंडरलाइन करो। सपोज आपने कोई ऐसा प्रोविजन बताया है, आपने ऐसी कोई लिमिट्स बताई है जो इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। इसका टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए, इसका नेट प्रॉफिट इतना होना चाहिए, तो भी ये चीज कर सकता है, अंडरलाइन करो। 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी ऐसे फिगर्स आप बता रहे हो, अंडरलाइन करो। यस, क्योंकि इससे ना जो एग्जाम चेकर है उसको सिर्फ कीवर्ड्स ही देखने हैं, वो सिर्फ कीवर्ड्स देखेगा, मार्क्स दे देगा, खत्म बात। यस, एंड requesting you all to start a new question from a fresh page. Question 4A fresh page, Question 4B fresh page. अब आई नो कि आपका क्वेश्चन होगा कि दीदी कितना लेंथ का आंसर होना चाहिए। अगर आप 1 पेज लिख रहे हो, 3/4 पेज लिख रहे हो, मोर देन इनफ है। एकदम इतने छोटे छोटे आंसर्स भी नहीं लिखना है, लेकिन लंबे चौड़े आंसर्स जैसे हम बीकॉम में या कोई ग्रेजुएशन के कोर्स में लिखते हैं, 4-4 पेजेस का एक ही क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं लिखना है। टू द पॉइंट, कंसाइज रहना है। यस, एंड आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स एब्रिवेटिंग सर्टेन वर्ड्स। जैसे मैं देखती हूँ कि हम लोग जब आंसर्स लिख रहे हैं ना, सेक्शन का बन जाता है सेक। ऐसा नहीं करना है, पूरा पूरा लिखना है सेक्शन, और फिर जो भी आपका सेक्शन है वो। ऐसा SEC 135 ऐसा नहीं लिखना है। द करेक्ट वे इज SE
पूरा स्पेलिंग और उसके बाद सेक्शन 135। यस, सो डोंट एब्रिवेट। भले ही आपके नोट्स में जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें भले ही आप एब्रिवेट करो चलेगा, उसमें भले ही आप शॉर्ट में लिखो चलेगा, लेकिन पेपर में ट्राई टू अवॉइड एब्रिवेशंस। यस, क्योंकि आपको प्रोफेशनल भी लगना चाहिए आपका जो आंसर है वो। एंड डोंट ड्रॉ चार्ट्स। काफी स्टूडेंट्स ना चार्ट्स ड्रॉ करते हैं, जैसे उन्होंने पढ़ाई की होती है वैसी वो लोग बढ़िया से चार्ट्स ड्रॉ करते हैं। नॉट द करेक्ट वे। उन लोगों को ये नहीं देखना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझा है या नहीं, उनको ये जानना है कि जो कॉन्सेप्ट समझा है वो आप हमें कैसे अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना है हमारा आंसर। यस एवरीवन, ओके। अब आंसर्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कभी और बात करेंगे, बट अगर आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स थोड़े बहुत पढ़कर देखोगे, गो थ्रू हो जाओगे, तो आपको खुद से ही समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आंसर्स लिखने होते हैं। जो चीजें नहीं करनी है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। एनसीएलटी, आरओसी, ये सबको आप एब्रिवेट कर सकते हो, सेबी, ये सब लिखना चलता है। यस, शुड द आंसर्स बी इन पॉइंट? द आंसर इज, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं, जहां पर आपको रिक्विसाइट्स पूछे हैं, तब आप पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई केस लॉ वाला क्वेश्चन है, ए ने बी से कहा ये कर लीजिए, सी ने बी से कहा वो कर लीजिए, बताओ आपको कि क्या करना चाहिए, एज द कंपनी सेक्रेटरी आप बताओ क्या करना चाहिए, तो इस केस में व्हाट यू शुड डू इज you should construct it in a paragraph, in a 3 paragraph form, कि जिससे आप हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। यस, ऑल राइट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक बार हम प्रेजेंटेशन सीख लेते हैं तो मैं आप लोगों के साथ आईसीएसआई की एक सर्टिफाइड कॉपी शेयर करना चाहूंगी। ये जो स्टूडेंट है, इन्होंने कंपनी लॉ के पेपर में 70 मार्क्स स्कोर किए हैं। जब मैं स्टूडेंट थी मुझे पता भी नहीं था कि 70 मार्क्स स्कोर भी हो सकते हैं। आई डिड नॉट इवन नो दैट इट्स पॉसिबल। तो ये आंसर शीट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब हम लोग एक्चुअल में देखते हैं ना कोई और स्टूडेंट को करते हुए, या उसने कैसे लिखा है, उससे हमें हमारे लिए बहुत आइडिया मिल जाती है। अग्री करते हो ये बात को? यस, चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कैसे 70 मार्क्स स्कोर किए, वो भी कंपनी लॉ के पेपर में। अच्छा, यहाँ पर इनको कोई भी मार्क्स फ्री के नहीं मिले, सारे मार्क्स उन्होंने खुद से अर्न किए हुए मार्क्स है, खुद से लाए हुए मार्क्स है। यस, और हाँ, अगर हम एवरेज में देखें ना, तो हर क्वेश्चन में उन्होंने 3-3 मार्क्स तो लाए ही है। 3-3 मार्क्स उन्होंने हर एक क्वेश्चन में लाए ही है, 3 to 4 मार्क्स, यही रेंज में ऑन एन एवरेज उन्होंने स्कोर किया है। चलिए वन बाय वन करके हम इनकी आंसर शीट को एनालाइज करते हैं। ये देखिए कहाँ से इन्होंने इनका पेपर चालू किया है। क्वेश्चन 4A से इन्होंने अपने पेपर की शुरुआत की है, और ये मतलब हमारी स्टूडेंट ही थी, और उन्होंने वो सारी गाइडलाइंस जो मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर की, उन्होंने वो सारी गाइडलाइंस फॉलो की है। देखते हैं, क्वेश्चन 4A से उन्होंने शुरुआत की, उनको पता था कि ये क्वेश्चन उनको सबसे अच्छे से आता है, इसमें वो सबसे अच्छे से लिख सकेंगे। अगर आप देख रहे होंगे तो परस्यूएंट टू सेक्शन 149 लिखा है, रेगुलेशन 17 लिखा है, ये वुमेन डायरेक्टर का है ये भी लिखा है, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज को ये करना पड़ता है, कब से करना पड़ता है वो भी लिखा है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि हर एक वुमेन डायरेक्टर हर एक लिस्टेड कंपनी में जो कि ये क्राइटेरिया में आते हैं, जो टॉप 500 में आते हैं, उनको लिखना पड़ेगा। राइट, उसके बाद उनमें वो क्वेश्चन 4A में और 2 सब क्वेश्चंस होंगे। दूसरे सब क्वेश्चन में सेक्शन मेंशन किया है, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स मेंशन किया है, 1/10 होना चाहिए मेंशन किया है, लास्ट में कंक्लूजन लिखा हुआ है, लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन भी लिखा हुआ है। कितने मार्क्स है उनको? 4। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 4। यस, ये देखिए हम यहां देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस में इनको 4 on 4 मार्क्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही सब चीजें उन्होंने मेंशन की है, पैराग्राफ में आंसर लिखा है,
कभी कभार अगर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ फैक्ट्स ऑफ द केस अलग लिखा है, कंक्लूजन अलग से लिखा हुआ है, बीच में लाइंस भी छोड़ी हुई है सो दैट उनका जो पेपर है वो काफी प्रेजेंटेबल लगे। यस, उसके बाद भी ये देखिए यहाँ पर उन्होंने इतने अच्छे से लाइन छोड़ी है, 3 पैराग्राफ में उन्होंने उनका आंसर लिखा है, मैक्स टू मैक्स 4 पैराग्राफ्स में कंक्लूजन अलग से दिया हुआ है। यस, और मैक्सिमम उन्होंने एक पेज में एक आंसर लिखा है। समझ रहा है मैम? हैंडराइटिंग कैसी भी चलती है, यस, प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उन्होंने सिर्फ 3/4 पेज का आंसर लिखा है, अगर आप देख सकते होंगे तो पूरे पेज में से सिर्फ इतना, सिर्फ ओनली द 3/4 पार्ट इज कवर्ड। बट क्या उनको आंसर्स मिले हैं? यस, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपका ये नहीं देखता है कि आप कितना लंबा आंसर लिख रहे हो, वो ये देखता है कि आप कितना एक्यूरेट, कितना प्रिसाइज, कितना सही आंसर लिख रहे हो। यस, ओके, ऐसे ही उन्होंने उनके सारे क्वेश्चंस को बताया हुआ है। ये देखिए यहां पर उनका आंसर ना यहां एंड होता है, क्या उन्होंने यहां से दूसरा आंसर लिखने की शुरुआत की? नहीं, उन्होंने फ्रेश पेज से फ्रेश क्वेश्चन लिखा, भले ही ये एक सब क्वेश्चन था। यहाँ पर 6B का आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर वो 6B का आंसर एंड हुआ, लेकिन ये पेज उन्होंने पूरा का पूरा ब्लैंक छोड़ दिया है और एक नए क्वेश्चन की शुरुआत एक नए पेज से की है। यस, ओके, कभी भी जो भी अगर आपको सेक्शन आता है, सेक्शन से ही, सेक्शंस को कोट करके ही हमें शुरुआत करनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ फॉर्म नंबर को भी मेंशन किया हुआ है। कंक्लूजन हमेशा हर क्वेश्चन में यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, सपोज क्वेश्चन में पूछा है इज दिस वैलिड, हम लोग हमारी आंसर की शुरुआत ही करते हैं यस दिस इज वैलिड, नो दिस इज नॉट वैलिड। ऐसे नहीं करना है, हम एक सीएस बनने वाले हैं, तो सीएस लोग क्या करते हैं, पहले पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रोविजन के साथ। प्रोविजन ना फेक फेक के मारेंगे क्लाइंट के सामने, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि देखो आपका केस ऐसा ऐसा है, और लास्ट में उनका कंक्लूजन देंगे। यस, द एक्शन टेकन इज वैलिड, द एक्शन टेकन इज इनवैलिड, कब बताएंगे? लास्ट में। ओके, और इसी तरीके से हमें भी आंसर्स लिखने हैं। यहां पर उन्होंने जो केस लॉज है वो भी मेंशन किए हैं। तो अब काफी ज्यादा डिबेट होती है स्टूडेंट्स में कि केस लॉ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो आप कर लीजिए, जो अलग अलग बहुत सारी जो छोटी छोटी एक्ट्स है उनके अगर नहीं भी किए तो चलते हैं। कंपनी लॉ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं, वो हमें करने चाहिए डेफिनेटली। ओके, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जहां पर इंस्टीट्यूट आपसे पॉइंट वाइज क्वेश्चन, पॉइंट वाइज आंसर एक्सपेक्ट करता है। जैसे बताइए कि क्या पावर्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, क्या पावर्स है बोर्ड के। तो ये क्वेश्चन को आप कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको पॉइंट्स में ही लिखना पड़ेगा कि ये पावर है बोर्ड का, कि वो लोन ले सकती है, कि वो ये कर सकती है, कि वो मीटिंग बुलवा सकती है। यस, वो सारे आपको पॉइंट्स में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। एंड ये देखिए ये और एक क्वेश्चन में उनको 4 on 4 मार्क्स मिले हुए हैं। 3 पैराग्राफ में उन्होंने उनका आंसर लिखा हुआ है, सारी प्रोविजंस एक में एक्सप्लेन की है, दूसरे में उन्होंने एक्सप्लेन और ज्यादा किया है अच्छे से कि क्या क्या होना चाहिए ये केस के तहत, और फिर लास्ट में उन्होंने उनका कंक्लूजन दिया है। एंड आई थिंक इतने आंसर्स देखकर हमें ये तो समझ में आ ही गया है कि हमारा प्रेजेंटेशन इस बार कैसे होगा। यस, यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, वो भी उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन 1 जो उनको सबसे कम आता होगा वो उन्होंने लास्ट में सॉल्व किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी एविडेंटली कि अब ना जो एग्जाम चेकर था उसके माइंड में ये बन चुका है कि इनको आंसर्स आते हैं, पहले उनके माइंड में ये बन चुका है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन 1 था वो लास्ट में लिखा,
क्योंकि उनको पता था कि ये मुझे थोड़ा ठीक ठीक ही आता है। लेकिन इसमें भी उन्होंने सेक्शन मेंशन किया है, पॉइंट्स मेंशन किए हैं, एक एक लाइन छोड़ दी है बीच बीच में, सो दैट हरा भरा हमारा जो आंसर है वो दिखे। ठीक है, लास्ट में उन्होंने कंक्लूड भी किया हुआ है अच्छे से। इंस्टीट्यूट ने 3 मार्क्स दिए हैं। चलेगा ना? क्यों नहीं चलेगा? 0 से तो 3 मार्क्स कभी भी बेटर है ना? सबसे कम उनको क्वेश्चन 1 में मिला है। लेकिन वहीं अगर उन्होंने क्वेश्चन 1 को शुरू किया होता, क्वेश्चन 1 से शुरुआत की होती, तो अगर उन्होंने बीच में जाके कोई अच्छा आंसर भी लिखा होता ना, इंस्टीट्यूट के एग्जाम चेकर को ऐसे लगता था कि ठीक है, एवरेज स्टूडेंट है, 2-3 मार्क्स दे देते हैं, है ना? अच्छा, जो एक बुकलेट आती है आंसर शीट, वो काफी होती है, एब्सोल्युटली काफी होती है, क्योंकि यहाँ हमें बीकॉम जैसे आंसर्स नहीं लिखने हैं। तो आई होप कि आपको ये आंसर शीट से काफी आइडिया आई होगी। अब हम बात करते हैं इस चीज के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब हम ऐसे आंसर्स लिख सकेंगे? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सारी चीजें की, अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से रिविजन्स किए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी की, लेकिन जैसे ही एग्जाम के अंदर एंटर हुए ना, एग्जाम हॉल में, पैनिक, एंग्शियस, एंजाइटी आना शुरू हो जाती है। हम एंग्शियस हो जाते हैं जब तक वो पेपर हमारे हाथ में नहीं आता, जब तक हम देख नहीं लेते कि ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमें आता है या नहीं आता है। होता है ऐसा। और जैसे ही हमने देख लिया कि क्वेश्चन पेपर की शुरुआत ही वो क्वेश्चन से हो रही है जो हमें याद नहीं आ रहा है, बात खत्म, कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा खत्म। होता है आपके साथ? तो मैं आपके साथ एक लड़की की बात करना चाहूंगी। सीएस फाउंडेशन ऑल इंडिया रैंक, सीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, सीएस प्रोफेशनल 4 अटेम्प्ट लग गए। कितने? 4 से ज्यादा होंगे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 4 अटेम्प्ट तो पक्का से लगे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ पैनिक, बिकॉज ऑफ द एग्जाम प्रेशर। हम लोग इतना ज्यादा एग्जाम प्रेशर ले लेते हैं ना, जब हम पढ़ाई भी करते हैं हम सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचते रहते हैं। हम बस ये सोचते हैं कि पास होगे या नहीं होंगे, हम बस ये सोचते रहते हैं कि यार इस बार तो निकल जाएगा ना, हम पास हो जाएंगे ना, क्वेश्चन कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, हम कैसा लिखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के बारे में ही सोचते हैं, है ना? जब भी पढ़ाई करने बैठते, सुबह उठते हैं, बुक के सामने बुक बस खोलते हैं और एग्जाम प्रेशर चालू। होता है आपके साथ? और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमारा माइंडसेट, सारी चीजें हमारे यहाँ से, हमारे दिमाग से शुरू होती है ना? तो कैसे हम हमारे माइंडसेट को ऐसा करें कि जो होगा देखा जाएगा, ये एटीट्यूड आ जाए हमें, प्रिपरेशन करते टाइम भी, एग्जाम देते टाइम भी, और रिजल्ट के टाइम भी। तो ये जो 4 अटेम्प्ट्स वो लड़की ने दिए थे, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वो लड़की मैं थी। ठीक है, फाउंडेशन इतने अच्छे से हो गया, ऑल इंडिया रैंक आ गई, क्या एक्सपेक्टेशन हो गए होंगे लोगों के, या मेरे पेरेंट्स के, या सारे रिलेटिव्स के, आप सोच ही सकते होगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव भी ऐसे यूं क्लियर हो गया, क्या बात है, अब तो फाइनल है, अब तो मतलब फोड़ना ही है। मैंने मेरी आर्टिकलशिप उसके साथ चालू कर दी थी, आई हैड माई ओन रीजंस, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए था कि यार फाइनल तो क्लियर करना पड़ेगा ना, अल्टीमेटली तो सीएस बनना है ना। इतना ज्यादा प्रेशर ले लिया था कि 1 अटेम्प्ट गया, 2 अटेम्प्ट गए, 3 अटेम्प्ट गए, उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि व्हाई एम आई टेकिंग दिस प्रेशर, व्हाट इज द पैनिक। जो 4 बार फेल हुई होगी तब किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था। कौन ही इंटरेस्ट लेगा यार, फेल हो रही है, कौन पूछेगा कि कैसे पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन एक बार जब हम पास हो जाते हैं ना, जब हम सीएस बन जाते हैं ना, सब लोग हमसे क्या पूछते हैं? कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कैसे आप सीएस बन गए?
अगर आप अभी एग्जीक्यूटिव में होंगे तो आपके जो CSCT, आपके जो जूनियर्स होंगे वो भी आपसे पूछते होंगे कैसे आपने पास कर लिया। और थोड़ा टाइम लगता है ये खुद से समझने के लिए, या कोई ऐसा एक पर्सन लगता है जो हमें ये बताए, हमें ये समझाए कि कैसे हम हमारे माइंडसेट को ट्रेन करें, कैसे हम खुद को ट्रेन करें कि ये जो एग्जाम का प्रेशर है, या ये जो हम इतना ज्यादा खुद को सीरियस लेते हैं ना, ये लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो प्रेशर है जो हम ले रहे हैं रिलेटिव्स का, बी इट पेरेंट्स का, बी इट लोग क्या कहेंगे, या बी इट फ्रेंड्स का, कि यार मेरा फ्रेंड है उसका तो जॉब लग गया और मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूं, ये लेने की जरूरत ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, ये आप खुद के लिए कर रहे हो, आप खुद की एसेट बना रहे हो। जब आप किसी से भी 5 साल डाउन द लाइन, 5 years, जस्ट गिव योर सेल्फ दीज 5 years, इसमें CS बनना, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, जितनी भी चीजें डालनी है डाल दो। मैटर नहीं करता आप एक अटेम्प्ट में क्लियर किए, 4 अटेम्प्ट में क्लियर करे, इट डजेंट मैटर एट ऑल। 5 साल खुद को ऐसे दे दो, और उसके बाद फिर से मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या तब इतना ज्यादा सीरियस रहना जरूरी था? क्या इतना ज्यादा पैनिक करना जरूरी था? नहीं, क्योंकि जब हम 5 साल बाद किसी से मिलेंगे, किसी से बात करेंगे, हम उनको क्या बोलेंगे? हाय, आई एम CS पार्श्वी पारेख। और तब जो सुबह 4 बजे आप उठते थे, जो आपने इतने सारे सेशंस अटेंड किए, जो आप इतनी बार रिवीजन किए, जो आप इतनी बार पैनिक हुए, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा? इट्स योर आइडेंटिटी दैट यू आर क्रिएटिंग। और हम हमारी आइडेंटिटी किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं? हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, या हमारे रिलेटिव्स के लिए? हम खुद के लिए हमारी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं यू गाइस। वी आर बीइंग आवरसेल्व्स फॉर आवरसेल्व्स। इससे सिर्फ और सिर्फ हमें ही फायदा होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारी ही, हमारे लिए ही एडवांटेज है, और हमारी ही तरक्की होने वाली है। यस। तो खुद को ये बोलना है कि जो तू कर रहा है ना, खुद के लिए कर रहा है। और खुद के लिए जो कर रहा है, चाहे 1 साल लगे चाहे 5 साल लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब वो चीज हो जाएगी ना, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो कोई और कंपेयर नहीं कर सकता, कोई और एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्या आपके मम्मी पापा बनने वाले CS? नहीं, आप बनने वाले हो। वो आपके साथ वो डिग्री रहने वाली है, वो आपके साथ वो आपकी पहचान रहने वाली है। ठीक है? तो ये जोश के साथ करो कि आप ये बनने वाले हो। ये प्रेशर के साथ नहीं कि यार हो जाएगा क्या, कर लेंगे क्या। लुक एट द बिगर पिक्चर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी हु इज द किंग ऑफ द जंगल? हु इज द किंग ऑफ द जंगल? लायन। लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। यस। तो वो क्यों किंग ऑफ द जंगल है? क्या वो सबसे बड़ा एनिमल है? इज ही द बिगेस्ट एनिमल? नो। बिगेस्ट एनिमल तो शायद एलिफेंट होगा। तो वो तो फास्टेस्ट होगा ही पक्का से। इज ही द फास्टेस्ट एनिमल? नो। वो तो शायद चीता होगा। क्या वो सबसे क्लेवर है? क्या वो सबसे क्लेवर है? द आंसर इज अगेन नो। वो सबसे क्लेवर तो नहीं है, क्योंकि क्लेवर तो वुल्फ होगा। यस, वुल्फ, वी वुड से वुल्फ सबसे क्लेवर होगा। लेकिन फिर भी उनको क्यों जंगल का किंग बुलाते हैं? बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट। सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, जो कि है उसका माइंडसेट। जब अगर हाथी लायन को देखता है ना, क्या कहता है? भाग भाग, आया शेर, आया शेर, भाग भाग, आया शेर, आया शेर। यस। लेकिन जब लायन हाथी को देखता है, क्या सोचता है? आज तो बढ़िया लंच, आज तो डिनर का सेट हो चुका है।
यस, तो हमारा जो माइंडसेट है अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ वही चीज मैटर करती है, सिर्फ हमारी माइंडसेट हमें हमारा एग्जाम या तो मेक कर सकते हैं या उसको ब्रेक कर सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट। आप आज क्या सोच रहे हैं, आप एग्जाम के 10 दिन पहले क्या सोच रहे हैं, आप एग्जाम के दिन क्या सोच रहे हैं, लिखते हुए क्या सोच रहे हैं, और रिजल्ट के दिन क्या सोच रहे हैं। इट्स ओनली एंड ओनली योर माइंडसेट। तो अभी भले ही बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है कि अरे रिजल्ट के बारे में मत सोचो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई करो। जितना बोलना आसान है उतना ही करना मुश्किल है ना। सोचो, रिजल्ट के बारे में जरूर सोचो, लेकिन सिर्फ ये सोचो। मैं तो कहती हूँ जब मैं सीएस कर रही थी मैं रिजल्ट के बारे में ही सोचती थी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो जाता है यार। हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, भले ही हमें कोई बोल दे कि आप ना रिजल्ट के बारे में मत सोचो, सिर्फ आप कर्म पे फोकस करो। ये तो सब लोग कहते हैं कि कर्म पे फोकस करो, बस कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। लेकिन ऐसा होता है क्या? एज स्टूडेंट्स ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो हमें यहाँ क्या करना है? कर्म भले ही सोचेंगे लेकिन फल जो होगा वो भले ही सोचेंगे, लेकिन कर्म भी करते जाएंगे। और कर्म करते हुए भी ये सोचेंगे कि हमारा फल सबसे सही होगा, हमने जो मेहनत की है उसका फल कभी ना कभी मिलेगा। 4 अटेम्प्ट बाद जब पास हुई थी, एक ही शॉट में पास हो गई, ठीक है, लेकिन वो जो 4 अटेम्प्ट की मेहनत थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक अटेम्प्ट पे भारी पड़ गई। समझ रहे हो? तो देखो, और अल्टीमेटली थोड़ा बहुत क्या हम कह सकते हैं कि 2 to 10% तो भी लक फैक्टर होता है। सीएस के एग्जाम में होता है। सपोज अगर एग्जाम चेकर का मूड ही खराब है तो हो सकता है ना आपका पेपर वो अच्छा चेक ना करे, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो लेकिन जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हो वही आ गए हो सकता है वो क्वेश्चंस भी किए हो लेकिन आपसे लिखते ही ना बना हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन हमें क्या सोचना है कि जो होगा ना बेस्ट ही होगा। जो मैं आज पढ़ रही हूं ना वो बेस्ट तरीके से ही पढ़ूंगी, और ये टेंशन लेकर या ये पैनिक मोड में नहीं, चिल होके पढ़ूंगी, आराम से पढ़ूंगी, मेरे हिसाब से मेरे टर्म्स पे पढ़ूंगी। और फिर देखिए, जब हमें अगर ये पता एक बार चल जाता है ना कि कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में वो हम कर लेते हैं, तो वो चीज अचीव करना इजी हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। तो आपको भी पता होगा कि जब फेल हो रही थी कोई भी नहीं था ये पूछने के लिए कैसे पढ़ाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो। लेकिन जब पास हो गई, मैंने मेरा जो सीएस का स्टोरी था, मेरा सीएस जर्नी था कि कैसे मैंने ये चालू किया, किससे मैं इंस्पायर हुई थी, क्या था सब कुछ, मैंने उसका एक स्टोरी बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया। ऑब्वियसली मेरे तो कुछ ऐसे ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो स्टोरी के ऊपर, वो वीडियो के ऊपर, मेरी स्टोरी के ऊपर, जो मतलब मैं तो बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, 9 लाख लोगों ने वो स्टोरी देखी है, 9 लाख लोगों ने मेरी स्टोरी को सुना है। लेकिन वो स्टोरी को कब सुना? जब अल्टीमेटली पास हो गई तब। और पास होने के बाद भी क्या ये मैटर किया कि कितने अटेम्प्ट्स हुए? क्या ये मैटर किया कि बीच में थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी हो गई थी? क्या ये मैटर किया कि किस तरीके से इन्होंने आंसर्स लिखे होंगे? नहीं। तब सिर्फ एक ही चीज मैटर की थी कि पास हो गए, कि वो गोल जो हमने सेट किया था खुद के लिए वो अचीव कर लिया। तो बिफोर एंडिंग दिस सेशन एंड बिफोर thanking every one of you, I would like to share a song with you, if it's okay with you, sir. एक मोटिवेशनल सॉन्ग तो बनता है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना, तो मैंने खुद के लिए खुद से ये सॉन्ग लिखा था, खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखा था, और ये सेम चीज मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी।
So I would start. दिल में जोश और दिमाग में होश भर लो, दिल में जोश और दिमाग में होश भर लो, सीएस बनना है, सीएस क्लियर करना है, ये तय कर लो। टाइम वेस्ट अब मत कर यार, तेरे लिए यही है मौका, तू पढ़ दिल से मेहनत कर, किसने तुझको है रोका, रिजल्ट आएगा दमदार, फुल पावर से अब तू भाग, अपने अंदर मोटिवेशन की लगा दे अब तू आग, अब से हर वक्त तेरे साथ तेरी घड़ी होनी चाहिए, और इस सफर में मेहनत तेरी कड़ी होनी चाहिए, ये सफर जितना है कठिन उतना भी है हसीन, तू चलते रहे इस राह में मंजिल जाएगी मिल, इसके लिए जो मेहनत करते हैं जी जान से, वही सीएस कहलाए जाते हैं शान से। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Thank you so much. Thank you. Thank you, Pashvi ma'am. I guess if this session would have arranged before my CS examination, I could have cleared it in first attempt. Thank you so much, sir. Thank you. Yes, Kavita, over to you. Thank you, Parshi ma'am. Students, if you have any questions, you can write down on the chat box. But I don't think there is any questions we have received. One question from the Mastani, I guess she's saying that Yes. please share which chapter are more important. If Pashvi ma'am can Surely, help her. surely. Yes, madam. And others we so thank you very much, Parshi ma'am, for this actually very needful session. It was for the students who are like getting panic. We are receiving every day some queries from our students that first group देंगे, second group दें, दोनों group दें, everything is there with the students, and छोटे छोटे जो issues होते हैं वो उनके लिए बहुत actually matter करते हैं, जानना कि हम इसे कैसे आंसर करें, like the sections and the paragraph and everything you have said. On behalf of Ahmedabad chapter, on behalf of Baroda chapter, Rajkot chapter and Surat chapter, being a student committee chairperson, I thank you very much for the very beautiful session you take today, and thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच। आप लोगों ने स्टूडेंट की नीड को समझा और स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये सेशन लाया। जैसे आई नो कि सीएस जो क्वालिफाइड सीएस होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, काफी सारे लाइव सेशंस भी होते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट you have taken an effort and we have gathered the amount of students and catered their needs कि एग्जाम के पहले क्या उनका रिक्वायरमेंट होता है वो समझना एक बहुत बड़ी चीज है। एंड आई रियली थैंक यू फ्रॉम द स्टूडेंट साइड बिकॉज आई एम श्योर स्टूडेंट्स आर रियली ग्रेटफुल टू हैव, मतलब इतना सुनना और ये सेशन अरेंज करना, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द चैप्टर्स। सबसे पहले तो अहमदाबाद चैप्टर को बहुत 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 थैंक यू, लेकिन जो सारे चैप्टर्स जुड़ गए और जो लेवल पर आपने ये वाले स्टूडेंट के लिए इनिशिएटिव लिया, इट्स commendable and hats off. Ma'am, one more thing, we have received some questions from student in our chat box. Please, if you can go through with those. Sure, definitely. Okay, so I think majority questions आपके इस चीज के लिए है कि जो important chapters है वो share कर दीजिए। I'll surely share because अभी ये session में तो ये possible नहीं होगा, तो इसके screenshots या ऐसा कुछ भी होगा तो वो मैं social media handles पे share कर दूंगी, जिससे आपको weightage के बारे में पता चल जाएगा। Yes? Ma'am, Alright. one more question is the traveling pressure of the student. I'm so sorry, I'm saying Sure. this. No problem. Yes. Okay, this traveling pressure one student is saying, that is, I guess, very important because some of the students are coming from the different cities for the Yeah. examination, so they have the traveling pressures and everything because they don't have vehicle in the chapter cities.
examination center studies also. This Actually, one is I also belonged to a city जहाँ पर तब ना तो चैप्टर था और ना ही मतलब पहले वहां से एग्जाम्स भी नहीं होते थे, तो हमें नागपुर आकर वहां पर एग्जाम्स देने होते थे. व्हाट आई डिड द मोस्ट वाज कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तभी हम पढ़ाई करते रहे. यस, क्योंकि जब ट्रैवल कर रहे हैं एक बार ट्रेन में या बस में बैठ गए उसके बाद तो वी हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स. और पहले से ही अपनी पढ़ाई ऐसे प्लान कीजिए, ये सोच के कि 2 दिन उसमें वेस्ट होने वाले हैं. ये सोच के ही अपनी पढ़ाई अगर आप प्लान करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा टाइम आप ट्रैवल में पढ़ रहे हो दैट इज द एक्स्ट्रा बोनस. बिकॉज यार वो चीज इनएविटेबल है, वो चीज रहनी है, बट आप आपके फेवर में उसको कैसे मोल्ड कर सकते हो दैट डिपेंड्स ऑन यू. यस, Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And all students, I'm very much thankful to you also for joining the session and giving such a good response. We had more than 370 students with us today, and thank you so much. With this, we are concluding this session, and I'm really once again very thankful to you, ma'am, to guiding our student for this really beautiful session. Thank you. थैंक यू सो मच. तो सारी स्टूडेंट्स जल्दी से सीएस पास हो जाइए. यस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. Thank you everyone. Thank बाय you, बाय. Parshvi ma'am. आओ जो Bye. आओ जो एवरीवन.